हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे होंगे आपका टॉपिक जो है, जिसमें कि नेशनल एजेंसीज़ के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो एजेंसीज़ निर्धारित की गई थी, उनमें से एजेंसियों को दो भाग में बांटा गया था। पहला तो आपका राष्ट्रीय एजेंसियाँ, जिसके अंतर्गत आपका एनसीईआरटी, एनसीटीई, नैक आते हैं। उसके बाद में आपका जो राज्य स्तरीय एजेंसियाँ थी, जिनके अंतर्गत आपका एससीईआरटी और डाइट आते हैं, है ना। तो इससे पहले वाली क्लासेस में ऑलरेडी आई हैव कवर्ड योर एनसीईआरटी रिलेटेड टॉपिक्स एंड टुडे इज द टर्न ऑफ NCTE. The first and important thing is the full form of NCTE, which is N stands for National, C stands for Counseling, T stands for Teacher, and E stands for Education. So the complete full form is National Council for Teacher Education. NCTE का क्या भैया फुल फॉर्म है? तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बोलिए मेरे साथ में 3 बार। क्या बोलना है आपको? NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब आपको एकदम स्मरण में हो गया होगा। अब आपको एक काम और करना है मैम। क्या? हमने कहा जो कमेंट सेक्शन में आप जब वीडियो देख लीजिएगा कंप्लीट, तो अपने आप से लिखिएगा कि NCTE इज इक्वल टू नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो उससे क्या होगा, जब आप एक बार लिख देंगे तो आपको स्मरण में हो जाएगा। देखिए, कुछ फुल फॉर्म्स ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। इसके अलावा हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो मैं ही देखती हूँ। कुछ भी कभी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इन पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से। एप्लीकेशन ज़रूर भैया इंस्टॉल कर लो। वहीं पर हमने आपको 300 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है आप सोचो कि मैम आप तो वहाँ पे पेड देती है, हम क्यों इंस्टॉल करें। हमने कहा भैया ज़रूरी नहीं कि आपका पेड ही लेना है। अगर आपको 300 से ज़्यादा हमने MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप इंस्टॉल कर लिए। ऐप इंस्टॉल करने में अगर मान लीजिए कि कोई समस्या आ जाती है कि मैम हमारे से नहीं हो रहा है, तो आप हमको ये सूचना हमारे नहीं, आप अगर इंस्टाग्राम चलाते तो मेल ID पे कर दीजिएगा pgpoint100@gmail.com। मैं आपको 24 घंटे के अंदर उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ये प्रॉब्लम है, ठीक। अब शुरू करते हैं आपका टॉपिक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का। सबसे पहले हम बता दें आखिर ये क्यों बनी, क्या काम है इनका, क्या है ना, सब चीज़ें। तो देखो, 1973 से अपनी पूर्व स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो आपका NCTE है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मामले जो होते हैं, जितने भी टीचर्स एजुकेशन, जैसे आप BEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, है ना, कोई बच्चा BLEd वाला होगा, तो इनसे संबंधित जितने भी ये मामले होते हैं, इनमें केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए एक एक सलाहकार निकाय थी, जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, जो आपका NCERT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था, है ना। कहाँ पर स्थित था? तो भैया NCERT के अध्यापक शिक्षा विभाग, जो इनका टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट था, वहाँ पर था। शैक्षणिक क्षेत्रों में इसके प्रशंसनीय कार्य के बावजूद ये अध्यापक शिक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करने में निकृष्ट अध्यापक शिक्षा संस्थानों की बहुलता रोकने के अपने अनिवार्य विनायमक कार्य नहीं कर सकी। यानी कि जो भी चीज़ें दिक्कत कर रही थी, जैसे कुछ मान लीजिए कॉलेजेस अच्छे नहीं थे या कोई चीज़ें थी, तो उसमें सही तरीके से काम नहीं हो रहा था, है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपकी NEP 1986 थी, एवं उसके अधीन जो कार्य योजना थी, जो आपकी वर्क प्लानिंग थी, इन्होंने अध्यापक शिक्षा की प्रणाली में आमूलचूल सुधार लाने की दिशा में पहले उपाय के रूप में एक सर्वाधिक दर्जे और आवश्यक संसाधनों से युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई थी, है ना। यहीं से आपका NCTE निकल के आया है। तो आप याद रखेंगे दिसंबर 1993, कब भैया? दिसंबर, यानी कि 12वां महीना, और 1993 1993 में संसद में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 का 73वां जो संविधान संशोधन पारित हुआ, इससे संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 1995 में इस अधिनियम के अनुसार परिषद का पुनर्गठन किया गया, काउंसिल का दोबारा से गठन किया गया, दोबारा इसको गठित किया गया।
इस प्रकार जो आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये स्वायत्त संस्था के रूप में, आप समझिए स्वायत्त संस्था मतलब अपनी खुद की, ठीक, इसके रूप में ये 17 अगस्त 1995 को स्थापित हुई। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि NCTE स्वायत्त संस्था के रूप में कब स्थापित हुई, तो 17 अगस्त 1995। कब भैया? तो 17 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1995 याद रखिएगा। NCERT कब हुई थी? तो NCERT हमने आपको क्या याद कराया था? 1 सितंबर 1961 में याद कराया था ना। लेकिन अब आप इसको कैसे याद करोगे NCTE को? तो 17 अगस्त 17 जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक, 17 अगस्त 1995, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का संगठनात्मक जो ढांचा था वो क्या था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ NCTE जो था, तो पहली बात तो इस परिषद का जो मुख्यालय था, जो प्रमुख कार्यालय था, वो कहाँ था? तो वो आपका दिल्ली में था। कहाँ था भैया? दिल्ली में था। इस काउंसिल के जो संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए 4 क्षेत्रीय समितियाँ, अब ये 4 क्षेत्रीय समितियाँ में कौन कौन से 4 क्षेत्र थे? तो आपकी जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल में गठित की गई थी, जो क्रमशः उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, भैया देखो उत्तर की तरफ सीधी सी बात है आपका क्या है? जयपुर, ठीक, दक्षिण की तरफ आपका बेंगलोर आ जाएगा, उसके बाद में पूर्व में ईस्ट में आपका भुवनेश्वर आ जाएगा, वेस्ट में आपका पश्चिम के साइड में आपका भोपाल आ जाएगा। इसमें गठित की गई है, जो क्रमशः आपका इस प्रकार से है। ये क्षेत्रीय समितियां करती क्या थी मैम? तो ये क्षेत्रीय समितियां भैया अपने अपने क्षेत्र में अध्यापक, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने के लिए कार्य करती थी। यानी कि किन किन कॉलेज में DLED और BEd का प्रोग्राम चलाया जाएगा, क्या वहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाने के लिए सारे मानकों को पूरा किया गया है? अगर हाँ, तो उनको मान्यता किसके द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती थी? इन्हीं मुख्यालयों के द्वारा, जो अलग अलग चारों तरफ क्षेत्रों में डिवाइड थे, इनके द्वारा प्रदान की जाती थी। NCTE की नियोजित एवं समन्वित विकास तथा अध्यापक शिक्षा में नवाचारों की शुरुआत करने सहित अपने आवंटित कार्य निष्पादित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से दिल्ली स्थित NCTE में और साथ ही इसके 4 क्षेत्रीय समितियों में वित्त स्थापना और विधिक मामलों का अनुसंधान, नीति नियोजन, मॉनिटरिंग, पाठ्यचर्या, नवाचार, पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवाकालीन कार्यक्रमों पर कार्यवाही करने के लिए क्रमशः प्रशासनिक और शैक्षणिक स्कंध है। NCTE मुख्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में तथा प्रत्येक क्षेत्रीय समिति क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में काम करती है, ठीक। जो आपकी NCTE है, NCTE मुख्यालय अध्यक्ष की किसकी भैया? तो अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और प्रत्येक क्षेत्रीय समिति जो है वो क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में काम करती हैं। वर्तमान में इस संस्था में 3 पूर्णकालीन अधिकारी हैं। कौन कौन से? एक तो आपके अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव। इन सब का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया हर 4 वर्ष का होता है, 4-4 साल का, ठीक। इसके अतिरिक्त कितने और सदस्य हैं? तो इसके अतिरिक्त आपके NCTE के अंतर्गत 52 सदस्य हैं, जिनमें से कुछ पदेन हैं और शेष क्या है? मनोनीति हैं। केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव है आपका, इसके सदस्य जो हैं उनकी बात की जा रही है, तो वो आपके केंद्रीय सरकार के शिक्षा सचिव, UGC के अध्यक्ष, NCERT निदेशक, CBSE के अध्यक्ष, योजना आयोग का परामर्शदाता, वित्त सलाहकार, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE के सेक्रेटरी जो हैं, AICTE का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सेक्रेटरी जो हैं, जो आपके और जो क्षेत्रीय कार्यालय अध्यक्ष होते हैं इस संस्था के मुख्य क्या है? ये पदेन अध्यक्ष हैं। पदेन अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो ये सब आपके क्या है? मुख्य जो मेन है वो पदेन अध्यक्ष ये लोग हैं जो अभी हमने बताए। और जो मनोनीत सदस्य के मुख्य सदस्य, भाई मनोनीत सदस्य, भाई इन सबको मिलाकर के तो 52 है ना, तो मनोनीति के अंतर्गत जो आएंगे वो जो मेन होते हैं ना, जो बहुत मुख्य होते हैं, वो आपके कौन कौन से होंगे? तो देखो उसके अंतर्गत आपके 3 सदस्य संसद से होते हैं, 3 सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं से, 9 सदस्य प्रांतीय सरकारों से प्रतिनिधित्व करने वालों में से, और 13 जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग स्तर की शिक्षा के विशेषज्ञों में से होते हैं। मनोनीति जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है। इस प्रकार कुल 55 सदस्य होते हैं, जिसमें शिक्षक विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व क्या होता है? बहुत कम होता है।
1 जनवरी 2007 तक NCTE ने 9,045 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 7.72 लाख प्रशिक्षु अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु 7,461 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की। NCTE ने CED, DED, DPED एवं MED जैसे विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नए नियम और मानक जारी किए। किसके लिए भैया? तो CED हो गया, DED हो गया, आपका DPED हो गया, MED हो गया, इनके लिए नए नियम अध्यापक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने और अध्यापक शिक्षण संस्थानों में अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त बुनियादी मजबूती के लिए बनाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य और कार्य क्या हैं? NCTE का मुख्य जो कार्यों की अगर बात की जाए, जो इनके अगर मैं उद्देश्यों की बात करूं, जो गोल्स की बात करूं, तो वो क्या है? तो भैया NCTE की स्थापना इस लक्ष्य के साथ की गई थी कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास किया जाए एवं साथ ही कुछ आवश्यक नियम बनाकर अध्यापक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का उचित संरक्षण किया जा सके। देखो, इनका सारा काम जो था वो किसके लिए था? NCTE माने NCTE की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब किस पे डिपेंड भैया किसके लिए होती हैं? तो टीचर्स एजुकेशन के लिए होती है। हमेशा याद रखिएगा, शिक्षक शिक्षा के लिए आपकी होती है। अभी आपने NCERT पढ़ा, NCERT के अंतर्गत देखा आपने विद्यालय स्तर से लेकर के, है ना, विश्वविद्यालय स्तर तक की चीज़ों को करना था। लेकिन जब आपने NCTE की बात की, हमने NCTE की बात आई जहाँ, तो वहाँ सब कुछ जो है वो टीचर्स एजुकेशन के लिए है। यही इनका उद्देश्य है कि जो टीचर्स एजुकेशन है इसको क्या किया जाए, इतना अल्टीमेट कर दिया जाए कि अब भाई सीधी सी बात है, अगर टीचर्स अच्छे होंगे तो अभी हर एक क्षेत्र में जो है आपके यहाँ वृद्धि होगी, हर एक क्षेत्र में चीज़ें अच्छी होने लगेंगी धीरे धीरे हूबहू, है ना। तो इस क्षेत्र में ये बात कही गई थी। अब देखिए, जो अब मुख्य उद्देश्य हैं उनकी तरफ हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा, जो आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है NCTE, इसकी स्थापना इस लक्ष्य के साथ की गई थी कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित एवं समन्वित विकास किया जाए। समझिए बात को, जो टीचर्स एजुकेशन है इसकी एक प्लानिंग के प्रॉपर तौर पे काम हो, है ना, समन्वित विकास किया जाए और साथ ही कुछ आवश्यक नियम बना करके। अब जैसे DLED का बच्चे को एडमिशन लेना है या BEd के बच्चे को एडमिशन लेना है, तो ये नियम है, किसने बनाए? तो NCTE के द्वारा ही बनाए गए होंगे भैया। एंट्रेंस के बेस पे होगा कि मेरिट के बेस पे होगा? तो इस तरीके से नियम बना करके, मानकों को सेलेक्ट करके कि किसको गवर्नमेंट मिलेगा, किसको डाइट कॉलेज मिलेगा, ये सब चीज़ें इनके द्वारा सब निर्धारित की गई। NCTE को दिया गया अध्यादेश अत्यंत व्यापक है और वो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के समूचे कार्य क्षेत्रों में को समाहित करता है, जिसमें स्कूल में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर तथा गैर औपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा, जो आपके पत्राचार के माध्यम से आप जानते हैं, इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। जैसे कोई भी वैकेंसी आती है ना, आप देखते हैं कि उसमें क्या मांग रहे हैं, तो पता चले उसमें मांग रहे हैं कि केवल BEd वाला ही हो, साथ में टेट सीटेड पास हो, है ना। तो ये सब चीज़ें निर्धारित करना, इनके लिए दिशा निर्देश देना, सर्वेक्षण और अध्ययन करना, अनुसंधान और नए तरीके अपनाना और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर प्रतिबंध लगाना, ये सब चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं। वर्तमान समय में इस परिषद के जो उद्देश्य और कार्य हैं उन्हें अगर पॉइंट वाइज समझो तो पहला जो है वो ये है कि शिक्षक शिक्षा को विभिन्न पक्षों के संबंध में केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों, UGC एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना, संपूर्ण शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित करना, सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क और छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना, सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा समय समय पर नवीन पाठ्यक्रम को शुरू करना, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों हेतु पुनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना। जो आपके टीचर्स एजुकेशन है इनके व्यवसायीकरण को रोकना, ये नहीं कि आप किसी को भी बस डिग्री दिए दे रहे हो, है ना भैया, पता चले कि बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं है, कुछ नहीं आता है, फिर भी वो DLED और BEd करे बैठे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकना, इसके एक लेवल को मेंटेन करना और इसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना, भारत के समस्त शिक्षक संस्थाओं का में समन्वय स्थापित करना और किसी भी स्तर की शिक्षक शिक्षा के प्रसार में संतुलन बनाए रखना, ये सब किसके उद्देश्य हैं प्रमुख? तो ये सब हैं आपके भैया NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर
टीचर्स एजुकेशन। नामी है नेशनल काउंसिल किसके लिए? टीचर्स एजुकेशन के लिए। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य हैं जो मतलब रिसर्च रिलेटेड वर्क होते हैं, इन सबको बढ़ावा देना, सभी शिक्षक संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करा करके उन्हें सुधार हेतु सुझाव देना और निम्न स्तर की संस्थाओं की मान्यता को समाप्त करने की संस्तुति करना। देखो ऐसा भी इनके पास राइट होता है आपके एनसीटीई के पास ये कि क्या कर सकें कि जैसे कि मान लीजिए ये समय समय पर जो आपके जैसे आप जहाँ से बीएड कर रहे हो या कोई बच्चा जहाँ से कहीं से भी डीएलएड कर रहा है ना, तो वहाँ पर ये जो आपके एनसीटीई के सदस्य हैं ये जा कर के जांच कर सकते हैं और जांच के दौरान यदि कोई ऊंच नीच पाया जाता है तो जो न्यूनतम एकदम स्तर के कॉलेज हैं इन पर वो क्या कर सकते हैं भैया, रोक मतलब बंद उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं, है ना। और ये दिखा भी सकते हैं कि भैया इनके यहाँ के मानदंड ही पूरे नहीं हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना एवं उनके वेतनमान निर्धारित करना, है ना, कि किसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसी के हाथ में हैं। शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों का सर्वेक्षण करना और उनके परिणामों को प्रकाशित और प्रसारित करना। किसी भी नई शिक्षक संस्था को मान्यता देने से पूर्व उसका निरीक्षण कराना एवं मानदंड को पूरा करने के लिए भैया क्या करना, मान्यता प्रदान करना। ये सब किसका है काम? तो शिक्षक शिक्षा का। तो शिक्षक शिक्षा से संबंधित काम ये कौन योगदान देता है इसमें सबसे बड़ा? तो एनसीटीई। ठीक है। अब शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा जो परिषद है इसका क्या योगदान है? तो इसका सभी स्तर की शिक्षा संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो यानी कि गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, इनके संरचना में सुधार के लिए भी ये सबसे ज़्यादा आगे हैं। सभी संस्थाओं में प्रयोगशाला जो आपकी लैबोरेटरी होती है, जो आपकी वर्कशॉप्स के लिए, सेमिनार्स के लिए जो आपके हॉल होते हैं, इनकी व्यवस्था होने लगी। संस्थाओं में पुस्तकालय में स्तरीय पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ मंगाए जाने लगे और शिक्षकों के अन्य कर्मचारियों की पूर्ति भी होने लगी। परंतु कुछ समय के बाद ही इस परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, जिसके कारण नियम बनाने वाली संस्था ही नियमों का उल्लंघन करने लगी और परिणाम स्वरूप देश में स्वावित्त पोषित जो शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का जाल सा बिछ गया। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई एनसीटीई का सदस्य जो हो वो घूसखोर हो, अर्थात कि किसी वो कॉलेज की जांच करने गया, वहाँ पाया कि वहाँ पर चीज़ें एकदम अव्यवस्थित है, ठीक, फिर भी उनकी मान्यता उसने क्या की, नहीं रद्द की। क्यों नहीं रद्द की? क्योंकि कॉलेज वाले ने इनको क्या किया, 1 लाख रुपया दे दिया। तो यहीं से सब चीज़ें खराब होने लगी धीरे धीरे और आज आप देख सकते हैं कि इसका परिणाम वर्तमान में बहुत ही बुरा है। ठीक है। उसके बाद में परिषद का एक प्रमुख कार्य विभिन्न स्तरों की शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करना और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदर्श पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। इस परिप्रेक्ष्य में 1998 के करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रकाशित किया गया था और 2009 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन भी के नाम से भी एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। इन दोनों के प्रायोगिक पक्ष की अपेक्षा सैद्धांतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया। बीएड के लिए भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, उसमें भी 50% भाग निरर्थक है। अतः समस्या जो की त्यों बनी हुई। सीधी सी बात है, बीएड का जो सिलेबस है वो 50% तो क्या बेकार ही है ना, जिसमें वो चीज़ें पढ़ानी नहीं चाहिए बच्चों को, टीचर्स को, वो बीएड में पढ़ाई जा रही हैं। तो इसीलिए जो अब आपका चीज़ें एनईपी 2020 के अंतर्गत आई हैं वो बदलाव होगा उसमें, है ना। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि वोट की राजनीति और दबाव और भ्रष्टाचार की आंधी में एनसीटीई अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार से पालन नहीं कर रही है। इस परिषद के क्षेत्रीय संस्थाओं में भी व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसी के कारण इसकी उत्तरीय क्षेत्रीय समिति को निरस्त किया जा चुका है और वर्तमान में एमएचआरडी द्वारा एनसीटीई का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। इन सब के कारण यदि हम ये कहें कि एनसीटीई का कोई योगदान ही नहीं है तो इनकी विशेषता के कारण ही इनका महत्व यथावत बना हुआ है। इसी विशेषता का कारण ये स्वयं है। सरकार को चेतना की आवश्यकता है और देखना चाहिए कि एनसीटीई अपने कार्यों का उचित तरीके से अनुपालन करती है या नहीं। ठीक, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, पूरा एनसीटीई पढ़ लिया। इनका हालांकि काम, ड्यूटी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लंडर चीज़ें कहाँ आ गई, जहाँ पे ये सब चीज़ें धीरे धीरे बिखरने लगी जब इन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया। ठीक, तो इस तरीके से ये आप देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका नेक्स्ट से संबंधित रहने वाला होगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये भी बहुत कम समय में कंप्लीट करवा देंगे हम, ठीक है आपको। अच्छा,
तो ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो भैया ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप कोर्स ले सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप उसको लीजिए और पढ़िए। कोर्स नहीं ले सकते हैं तो आप ऐप इंस्टॉल करने के बाद में ई नोट्स के सेक्शन में जाइए, आपको पेड के इस तरफ दिखेगा सी ऑल का ऑप्शन, सी ऑल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करिएगा, आपको 1300 से भी ज़्यादा पेपर 1 के, इसी तरीके से आपको 800 के लगभग पेपर 2, पेपर 3 के भी 650 के आसपास लगभग इसी तरीके से आपको MCQs मिल जाएंगे। तो तुरंत लीजिए, जाइए, पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। एक बार क्लास देख लो और बाकी MCQs पढ़ डालो। इतना भी अगर किसी बच्चे ने कर लिया ना तो नो डाउट कि उसके मार्क्स अच्छे बनेंगे, बशर्ते वो पढ़ रहा हो। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग इन दी क्लास। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए PG Point ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं आप। धन्यवाद।